आज मैं आपसे बात कर रही हूँ डेलीगेशन टॉपिक की। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में तो मुझे पता है सभी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि केस स्टडीज़ में आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो दैट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो, आप वो ज़रूर देखिए। मैं आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं डेलीगेशन की। अगर मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करूं, अगर एक जो मैनेजर है वो सारा दिन अपने फाइल्स में ही घुसा रहेगा, अगर वो रूटीन के काम ही मैनेज करता रहेगा, तो उसे नए नए आइडियाज़ सोचने का टाइम कैसे मिलेगा। सो हर इंसान को करनी ही पड़ती है डेलीगेशन। इट इज़ अ कंपल्सरी एक्ट, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है कि एक इंसान वो सारे काम नहीं कर सकता, उसे डेलीगेशन करनी ही पड़ती है। सो डेलीगेशन की काफ़ी डेफिनेशंस दी हुई हैं आपकी बुक में। तो दिस इज़ वन ऑफ द डेफिनेशंस गिवन बाय थियो हेमन। Delegation of authority merely means granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits. ये important बात है कि आप उसको काम दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, बट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स में उसको काम करना है। दिस इज नॉट कंप्लीट अथॉरिटी कि आप जो मर्जी आए वो करो, ऐसा नहीं है। सो डेलीगेशन में आपको पता ही है, जैसे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन एक टॉपिक है, देन इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो डेलीगेशन से रिलेटेड जैसे क्या लाइंस आ सकती हैं केस स्टडी में, वैसे मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेक्स इट इम्प्रैक्टिकेबल फॉर अ मैनेजर टू हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ। तो ये मतलब असंभव है कि एक मैनेजर सारे काम देख सके। एज अ कॉन्सिक्वेंस, इफ ही डिजायर्स टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, focus on objectives and ensure that all work is accomplished, he must delegate authority. ये मतलब करना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, आप एक नॉर्मल घर में भी सोचो, आपकी मम्मा सारे काम तो नहीं कर सकती, वो भी डेलीगेट करती हैं काम को, मे बी घर के हाउस हेल्प को, या मे बी आपके फादर को, या आपको भी कुछ कुछ काम मिलता है जो आपको पूरा करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पिक्चर में उन्होंने समझाया है कि यहाँ पे बॉस बहुत बिजी है, उसके सामने इतनी सारी फाइल्स पड़ी हैं, और यहाँ पे कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ मे भी हो सकता है अच्छा आइडिया डिस्कस करना चाहते हो, बट ही सो कंज्यूम्ड इन वर्क कि उनके पास कोई टाइम नहीं है किसी की बात सुनने का, कोई भी सजेशन लेने का, या नए आइडियाज़ सोचने का। सो इससे तो ग्रोथ नहीं हो सकती ना ऑर्गेनाइजेशन की। अब एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं, मतलब जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं तो इसमें तीन फैक्टर्स होते हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है? राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस, यानी अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो आप उसको पावर भी दे रहे हो, अथॉरिटी भी दे रहे हो कि वो अपने नीचे जो लोग हैं उनको ऑर्डर्स दे सके और उनसे काम निकलवा सके। सो अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट ओबीडियंस। एक पर्सन की अथॉरिटी कैसे डिफाइन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में? उसकी जॉब पोजीशन से कि उसका रैंक क्या है। जैसे जनरली टॉप मैनेजमेंट की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी, एंड देन इट विल डिक्रीज एज वी गो डाउन द कॉर्पोरेट लैडर, राइट। सो ध्यान रखिएगा, जो अथॉरिटी है दैट फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देता है, काम भी देता है और उस काम को पूरा करने के लिए पावर भी देता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशन, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका ड्यूटी है कि जो आपको काम मिला है आप वो पूरा करें। जैसे अगर मान लीजिए मैं सुपीरियर हूँ, मैंने आपको अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी है, साथ ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म द असाइंड टास्क प्रॉपरली। उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो मैंने उसको काम दिया है वो अच्छे से करे। सो चैम्प्स, ध्यान रखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, मतलब इफ आई एम अ सबॉर्डिनेट देन आई एम रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स माई सुपीरियर। मेरी जिम्मेदारी है
कि जो काम मुझे मिला है मैं अच्छे से पूरा करूं. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, याद रखिएगा. अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स. ओके चैम्प्स, इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की. अकाउंटेबिलिटी की अगर मैं हिंदी करूं मतलब जवाबदेही. बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम. जो काम आपको दिया गया है उसके लिए आपको जवाब देना है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी. राइट, बट एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है. डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. ध्यान दीजिए इसका क्या मतलब है. मान लीजिए मैं सुपीरियर हूँ और मैंने आपको काम डेलीगेट किया है, मैंने आपको अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पर अगर वो काम अच्छे से नहीं हो पाया और मेरे बॉस मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जिम्मेदार हूँ. मैं जिम्मेदार हूँ. आई एम अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस दैट यू हैव शोन. अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा अपने बॉस को. यानी कि जब आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, बट अकाउंटेबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते. I will still be responsible to the same extent as before delegation. मेरी ही जवाबदेही रहेगी towards my superior. So एक बहुत important point कि आपको करके जाना है उसे अच्छे से. Delegation does not mean abdication. इसके आप 3 points prepare करके जाएं. The manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. I will still be accountable. अगर मैंने आपको delegate किया है फिर भी मेरी ही जवाबदेही है. Right. Moreover, the authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. हाँ, मैं ज़रूर आपसे छीनकर अथॉरिटी किसी और को दे दूंगी क्योंकि आपने तो काम अच्छे से किया नहीं. Then, irrespective of the extent of delegated authority, the managers shall still be accountable to the same extent as before delegation. जितनी मेरी जवाबदेही थी पहले काम देने से उतनी ही अभी भी होगी. आई विल स्टिल बी अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन. तो ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं. ये स्टेटमेंट है डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. ओके चैम्प्स, तो आपको ये वर्ड्स भी बुक में देखने को मिलेंगे कि अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, ठीक है, यानी अपने नीचे वालों को दी जाती है अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सेप्ट करते हो कि ओके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने मुझे काम दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं काम ठीक से करूं. और जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो जवाबदेही होती है, वो इम्पोज की जाती है, थोपी जाती है. मतलब चाहे आप देना चाहो जवाब चाहे नहीं, दैट डज नॉट मैटर, यू हैव टू गिव मी एन आंसर. राइट, सो अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड. ये वर्ड्स आप याद करें तो बहुत ही अच्छी बात है. अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड. जवाब तुम्हें देना ही पड़ेगा. ओके चैम्प्स, इसके बाद आप ये डिफरेंस भी प्रिपेयर करके जाएं. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. हो सकता है आपसे कोई बेसिस दे के इनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाए. Right, meaning right to give orders, right to command, obligation to perform an assigned task properly, answerability for the final outcome. Delegation, authority आप delegate कर सकते हो, अपने नीचे वाले person को दे सकते हो. Responsibility cannot be entirely delegated. हाँ, कुछ हद तक तो उसकी जिम्मेदारी है, बट कुछ हद तक आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप टाइम टू टाइम चेक करते रहो कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं. और यहाँ पे cannot be delegated at all. जवाबदेही तो आपकी ही है, वो आप उसके सिर पे नहीं डाल सकते. Then it's your duty to check if he or she is doing the task properly or not. Delegation में. Then origin arises from formal position. मेरी क्या job position है, job title है, उससे मेरी authority define होती है, ठीक है. arises from delegated authority. अगर मैंने किसी को काम दे दिया तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी है, तो उसका origin delegated authority से है. और अकाउंटेबिलिटी अराइज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से. क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है तो आपकी जवाबदेही भी है. बट रिमेंबर, जवाबदेही उसकी इतनी नहीं है सबऑर्डिनेट की, मैनेजर की है टुवर्ड्स हिज सुपीरियर. फ्लो, याद रखिए, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स. आप अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देते हैं. responsible, you are responsible towards your superior, so it flows upwards. and accountability भी आप जवाबदेही, जवाब किसको देते हो, अपने जो ऊपर लोग हैं उनको, flows upwards from subordinate to superior. so in short,
क्या मतलब हो गया कि रूटीन का जो काम है, जो रोज़मर्रा के काम है, वो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को दें और अपना ध्यान किसी नए आइडिया की तरफ लगाएं, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लगाएं। सो चैम्प्स, अनदर टॉपिक जो आपको डेलीगेशन के अंडर बहुत अच्छे से करना है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। जैसे कि स्टडीज में भी अगर हमने कॉन्सेप्ट पहचाना है डेलीगेशन, तो पूछेंगे कि इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बताइए, तो इंपॉर्टेंस को भी आपको अच्छे से करना है, जिसका निमोनिक हमने बनाया है फी BBM। फी क्या है BBM की? यू नो व्हाट इज BBM? बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि एक कोर्स होता है, राइट? व्हाट इज द फी ऑफ BBM? ऐसे आप याद रख सकते हैं। Facilitation of growth, effective management, employee development, basis of management hierarchy, better coordination, motivation of employees. So देखते हैं इसमें क्या है। So first point, ये किसी ऑर्डर में नहीं है, किसी ऑर्डर में भी आप लर्न कर सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि जब मैनेजर को थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा नॉर्मल रूटीन के कामों से, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सोच सकता है, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए अच्छी होंगी, राइट? आई थिंक ये समझना काफ़ी ईजी है। अगर सारा टाइम आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा रूटीन के कामों से, तो आप एक्सप्लोर क्या करेंगे? आप तरक्की और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आप उसी में स्टक रहेंगे। सो दैट इज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आगे देखते हैं और इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं, जैसे एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं आपकी बुक से ही। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को काम दोगे, अथॉरिटी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, काम दोगे, तो वो भी तो सीखेंगे, उनकी भी तो सोई हुई प्रतिभाएं जागेंगी। इट विल गिव राइज टू लेटेंट एबिलिटीज इन देम। उनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना टैलेंट यूज करने की, वो भी तो बेटर लीडर्स बनेंगे, उनके भी तो करियर प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव होंगे क्योंकि उनको काम सीखने को मिलेगा, और वो बेटर फ्यूचर मैनेजर्स बन पाएंगे। तो बताओ कितनी अच्छी बात है ये तो। जैसे एक बिल्कुल मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके फादर की एक स्वीट शॉप है, तो वो आपको जब आप थोड़े बड़े हो गए, आपको थोड़ा थोड़ा शॉप पे बिठाने लग गए, थोड़ा बहुत आपको काम देने लग गए रूटीन का, कि अच्छा वहाँ चेक करके आओ क्या हो रहा है, वहाँ चेक करके आओ। इससे आप सीख रहे हैं। सो इट इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज योर टैलेंट। तो आप समझ ही सकते हैं ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। उसके बाद मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नाउ क्या होता है कि जब आप एज अ सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को काम देते हो, तो आप सिर्फ अपना काम शेयर नहीं कर रहे हो, उसको आप अपना ट्रस्ट भी दे रहे हो, है ना? कि आप ट्रस्ट कर रहे हो उस पर कि वो काम अच्छे से करेगा, और वो अपनी कमिटमेंट दे रहा है। इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करते हैं। मैं आपको एक बिल्कुल आपके बचपन का एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप स्कूल में थे, छोटे बच्चे थे, और मैम कहती थी जाओ दूसरी क्लास से चौक और डस्टर लेके आओ, तो आप कितना खुश होके जाते थे कि मुझे बोला है। यू यूज टू फील सो हैप्पी दैट एंड इम्पॉर्टेंट दैट मुझे मैम ने चूज़ किया है। हाँ, जब आप बड़े हो गए तो वही काम आपको बुरा लगने लगा, बट जब हमें हमारा बॉस कोई काम देता है कि बोले अच्छा आज की मीटिंग तुमने ऑर्गेनाइज करनी है या आज की प्रेजेंटेशन तुमने देनी है, समवे यू फील सो मोटिवेटेड दैट इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। तो सुपीरियर जब आपको काम दे रहा है, तो वो सिर्फ अपना काम नहीं बांट रहा है, वो आपको अपना ट्रस्ट दे रहा है और आप अपनी कमिटमेंट उसको दे रहे हो। तो इससे यू फील मोटिवेटेड। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी और आप फ्यूचर में अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे। आपकी डेवलपमेंट तो हो ही रही है, साथ ही यू आर फीलिंग मोटिवेटेड बिकॉज योर सुपीरियर इज ट्रस्टिंग यू, राइट? आगे देखते हैं। दिस इज़ वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब जैसे आपके फादर ने आपको थोड़ा बहुत काम सिखा दिया दुकान पे, अब वो एक नई शॉप खोल रहे हैं किसी और एरिया में, तो आप पहले ही दिन से वहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा क्योंकि यू ऑलरेडी नो, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को काम दे दे के, सिखा सिखा के उनको इतना केपेबल बना दिया है कि अब अगर कोई नई ब्रांच खुलेगी तो उनको वहाँ पे मैनेजर बना दिया जाएगा। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी तो ग्रोथ होगी, बिकॉज आपको ये चिंता नहीं है कि अच्छा ब्रांच खोल तो दी पर उसको संभालेगा कौन, बिकॉज आपको पता है कि मैंने अपने सबॉर्डिनेट को अच्छा ट्रेन किया हुआ है, ही इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो अब मैं उसको नई ब्रांच में मैनेजर बना सकता हूँ। इससे आपकी भी तरक्की होगी, ऑर्गेनाइजेशन की भी, राइट? देन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, वेरी सिंपल।
जैसे मैं आपको काम दे रही हूँ एज अ सुपीरियर, तो इससे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है, इससे पता लग रहा है कि अच्छा क्या हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, फिर उसका सबॉर्डिनेट कौन है, राइट। इससे क्लियर हो रहा है हु हैज़ टू रिपोर्ट टू हुम। तो दिस इज बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की। इससे फ्लो ऑफ अथॉरिटी के बारे में पता लग रहा है, तो काफ़ी इजी है ये कह पाना दैट इससे एक हायरार्की भी डिटर्मिन होती है, एस्टैब्लिश होती है, क्लैरिफाई होती है कि अच्छा कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, राइट। और जो लास्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन, दैट इज ऑल्सो सिंपल। सो बेटर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे आपने अथॉरिटी दी है तो सबको अपनी पावर्स पता है। अथॉरिटी से क्या क्लैरिफाई होता है, पावर्स। फिर उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे क्या क्लैरिफाई होती है, सबकी ड्यूटीज। और अकाउंटेबिलिटी से क्या क्लैरिफाई होती है, आंसरेबिलिटी। तो सबको जब अपनी अथॉरिटी पता है, ड्यूटीज पता है, आंसरेबिलिटी पता है, तो क्या होता है, इससे बेटर कोऑर्डिनेशन, काम ओवरलैप नहीं होता, रेपिटेशन नहीं होता काम का, सबको अपना वेल डिफाइंड वर्क पता है, सब अपना काम कर रहे हैं, सबको पता है कि उसको किसे जवाब देना है, सबको पता है कि उसकी पावर्स क्या है। सो दिस लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन। सो एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क। सो आई होप आपको क्लियर हो गया, ये टॉपिक बड़ा इजी है, आपके रिविजन के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। एंड ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी कितने वीडियोस हैं। आप में से किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छी सजेशन दी थी कि सभी चैप्टर्स की मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूं, बिकॉज इतना सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोडेड है कि आपके लिए ढूंढना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने सभी चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उस चैप्टर के जो भी MCQs हैं, केस स्टडीज़ हैं, या जो भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी हैं, वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगे। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट, जाइए देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।